अरे ओ फातिमा, फातिमा, उरा आए जल्दी आ, मने मिठाई देन जाना और गरम है अभी, जल्दी बाहर आ जा। हाँ हाँ जुबैदा बाजी आ रही हूँ। अरे जल्दी भी आ जा, इतनी देर ला दी तने तो। हाँ बाजी आ गई। क्या काम है? ये मिठाई किस लिए ले रही है? अरे ये मिठाई तो इस खुशी में लेकर आई हूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं है 2 दिन बाद, उसका दहेज का सामान आगा। बहू तो घर भर के लेकर आई है, इतना महंगा महंगा फर्नीचर लेकर आई है, फ्रिज है और टीवी सेट भी है, सोफा भी है और कुर्सी भी है। उस पर तो बैठ के मैं रोज चाय पिया करूंगी सुबह सुबह। मैंने सोचा साथ वाले हमसाए हैं, उनसे भी मैं खुशी बांट लूं, और घर में भी देन जाना है, तो ये चख और खा। माशाल्लाह माशाल्लाह जुबैदा बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो तुमने, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ बहन, आमीन आमीन। देखा हाँ तेरे बेटे की बहू, मैंने सुना है बड़ी अमीर है। देखा वो कितना दहेज लेकर आवा है। वैसे तेरी इस छोटी सी झोपड़ी ने देख के लगता कोनी कितना घना दहेज मिलेगा। और तेरा वहाँ इतना सारा दहेज रखेगी भी कित, तेरी झोपड़ी का न कल का भरोसा न परसों का भरोसा। ये बहू से लेकर आ रही है तो कोई घर गुरे बना लंदी। जुबैदा बाजी यो घर मेरे वास्ते जन्नत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जिंदगी का भी क्या भरोसा है, हम मकान बना ला और जिंदा ना रहा फिर। अच्छा बस गनी बात बताने की जरूरत को नहीं, मैं ही बहुत घर में जा रही हूँ मिठाई देन, तेरे अपनी इस झोपड़ी में। फातिमा जुबैदा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने जुबैदा को तो जवाब दे दिया था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि अगर बहू बहुत ज्यादा जहेज लेकर आएगी तो वो किधर रखेगी। वैसे भी वो दिल की बहुत नेक थी और जहेज लेने के सख्त खिलाफ थी। शाम को जब उसका बेटा आया तो उसने अपने बेटे को कहा, उमर बेटा मेरी बात सुनिए। जी अम्मी जान। बेटा कल बहू के घर जाइए और उसके बाप ने जहेज देने से मना करे आइए। एक तो मैं जहेज के सख्त खिलाफ हूँ और दूसरा अपना घर कितना छोटा है, बहू अगर जहेज लेकर आवेगी तो आप रखांगे कित, सारा जहेज खराब हो जाएगा, किसी के पैसे जाया करने खामखा। अपनी माँ की बातें सुनकर हानी दरमियान में बोल पड़ती है, अरे माँ यू की कह रही है, दहेज से मना कर रही है। साथ अली जुबैदा आंटी के घर भी उसकी बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है। मेरी भाभी तो ये दहेज लेकर आवे घना सारा, ये अमीर बाप की बेटी है वहाँ, तो फिर मैं भी सुबह नाश्ता जो होगा ना मैं कुर्सी टेबल पे बैठ कर करूंगी। ना बेटा ता मेरी बात पर अमल करिए और सवेरे जाकर बहू के बाप ने मना कर आइए। यो हानी तो जमाई पागल हो रही है। अगले दिन उमर अपने होने वाले ससुराल जाकर जहेज के लिए मना कराता है। पहले तो लड़की का बाप नहीं मानता, लेकिन फिर उमर के असरार पर वो मान जाता है। उमर कहता है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बीवी का पेट पालना चाहता हूँ और उसे जिंदगी की तमाम आसाइशें देना चाहता हूँ। लड़की का बाप बहुत ज्यादा खुश होता है और उमर की बात मान लेता है। शादी के दिन करीब आते चले जाते हैं। शादी से 2 दिन पहले शदीद आंधी और तूफान आता है। शदीद तूफान की वजह से उनके झोपड़ी की छत उड़ जाती है और बारिश घर के अंदर गिरना शुरू हो जाती है। अचानक उमर की माँ बोल पड़ती है, जल्दी जल्दी सारे झोपड़ी से बाहर निकल, जो झोपड़ी गिरने वाली है। ये सुनना था कि सब लोग झोपड़ी से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं। उनके बाहर निकलते ही झोपड़ी ज़मींदोज़ हो जाती है। उन्होंने ये रात जंगल में गुजारी। अब तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या करें। उमर की छोटी बहन मासूमा के जहन में एक ख्याल आता है। वो इर्द गिर्द हरी भरी घास को देखती है और फिर अपनी माँ के पास जाकर अपनी माँ को कहती है, अम्मा अम्मा मेरी बात सुनो जरा, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। ये हमारे इर्द गिर्द इतनी हरी भरी घास है, क्यों ना हम सब मिलकर घास की झोपड़ी बना लें। वो देखने में भी खूबसूरत लगेगी और थोड़ी सी मजबूत भी होगी। उसकी बात सबको अच्छी लगती है और सब मेहनत करना शुरू कर देते हैं। कोई घास लेकर आता है और कोई लकड़ियाँ जमा करता है। उमर के अम्मी अब्बू और उसकी दोनों बहनें सख्त मेहनत करती हैं और घास की एक खूबसूरत सी झोपड़ी बना लेते हैं। वो झोपड़ी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर मुकर्ररा तारीख पर उमर की शादी हो जाती है और उसकी बीवी घास के ससुराल में आ जाती है। शुरू में तो मोहिनी को वहाँ रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो एडजस्ट हो जाती है। फिर मोहिनी उन लोगों में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं चलता वो इतने अमीर माँ बाप की बेटी है। सब लोग उससे बहुत अच्छा बर्ताव करते थे, लेकिन हानी अक्सर ही उखड़ी उखड़ी रहती थी।
एक दिन मोहिनी घर से बाहर सफाई कर रही होती है। हानि भी उसके पास खड़ी होती है। अचानक हानि की नजर जुबैदा आपा पर पड़ती है। वो कुर्सी पर बैठी होती है और चाय पी रही होती है। सामने टेबल पर तरह तरह की लवाजमात रखी होती हैं। हानि को ये देखकर सख्त चिढ़ होती है और उसको इस बात पर शदीद गुस्सा आता है कि मेरी भाभी जहेज का सामान क्यों नहीं लेकर आई। अगर वो भी कुर्सी और मेज लेकर आते तो मैं भी ऐसे ही बैठकर चाय पीती। उसे गुर्बत से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। वो अपनी भाभी को सुनाने के लिए ऊंची आवाज में बोलती है, काश मेरी भाभी भी कुर्सी और मेज ले आंदी तो आज मैं भी जुबैदा आंटी की तरह बैठ के चाय पी रही होती और नाश्ता करती उस कुर्सी के ऊपर। ये सारा कसूर ना मेरी माँ और मेरे भाई का है, ना मैं मना कर दे और फिर हमारे घर भी कुर्सी और मेज आ जाती और फिर मैं भी नाश्ता ही कर लेंदी इस पे बैठ के। ये कहकर हानि गुस्से में अंदर चली जाती है। मोहिनी उसकी बातों पर गौर करती है, लेकिन वो सबसे मोहब्बत करने वाली एक अच्छी लड़की थी। वो झोपड़ी के अंदर जाती है। फिर वो अपनी सास, अपने मियाँ और अपनी छोटी नंद मासूमा से बात करती है और वो तीनों बात करने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मोहिनी ने हानि की ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक खूबसूरत तरीका ढूंढ लिया था। अगले दिन वो सब हानि को बताए बगैर जंगल में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा घास और लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर मोहिनी उनको जोड़कर मासूमा के साथ मिलकर एक खूबसूरत सा सोफा और टेबल बनाती है और फिर हानि को वो लोग बुलाते हैं। हानि जब कुर्सी और मेज देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे अम्मी, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है कुर्सी और मेज, ये किसने बनाया है? ये सब कुछ तेरी भाभी ने बनाया है। हानि ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने रवैये की अपनी भाभी से माफी मांगती है। फिर वो अपनी भाभी के साथ खुश खुश रहने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता मोहिनी घास की काफी सारी चीजें जरूरियात की बनाती है और अपनी झोपड़ी को महल नमा बना लेती है। अब तो दूर दूर से लोग उसकी झोपड़ी को देखने के लिए आते थे। घास के इतने खूबसूरत सामान से झोपड़ी बनाई गई थी कि झोपड़ी नहीं महल का गुमान होने लगा था। लोगों को घास का सामान इतना पसंद आता है कि वो भी ऑर्डर देने लग जाते हैं। फिर उमर भी अपनी बीवी के साथ मिलकर घास का सामान बनाने लग जाता है। वो सब लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनके दिन फिरना शुरू हो जाते हैं और उनके घर में खुशहाली आ जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने घास की झोपड़ी में ही पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं।